Hello everyone. सो एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट टॉपिक हमारा वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट है। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आप सबको मालूम ही है। वो पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम करता है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, मींस वो पर्सन जो मनी के लिए वर्कआउट करता है, चाहे हाई सैलरी मिल रही हो चाहे कम सैलरी मिल रही हो, वो पर्सन कहलाते हैं वर्कर्स। अब उनके पास टेम्पररी टाइम पीरियड में भी काम होता है और कुछ के पास फुल टाइम पीरियड काम होता है, बट दे ऑल आर कॉल्ड एज वर्कर्स। तो वर्कर्स आर दोज who help the main workers in these activities. Those who are self-employed are also workers. तो कुछ पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स खुद का बिजनेस चालू करके रखे हैं और खुद की शॉप खोले हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और उसको रन करके मनी अर्न कर रहे हैं, तो वो भी वर्कर्स ही कहलाएंगे। सो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर ऑल वर्कर्स। So, many household activities done by women are not recognized as productive work. एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वुमेन्स को हाई सैलरी क्यों नहीं मिलती है और मैन को क्यों हाई सैलरी मिलती है। तो उसके लिए हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो वुमेन करती हैं, जिनको हम प्रोडक्टिव वर्क नहीं कहते। मतलब उन कामों के लिए हम कोई उनको सैलरी वेजेस नहीं देते। अगर वो घर के लिए खाना बना रही हैं, घर के लिए काम कर रही हैं, घर में पढ़ा रही हैं, तो जिसके लिए उनको मनी नहीं मिलती। बट अगर वो बाहर किसी के यहाँ खाना बना रही हैं तो उनको उसके लिए मनी मिलती है। तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जितनी भी वुमेन करती हैं वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं कहलाती है, इसीलिए उनको वेजेस में काउंट नहीं करा जाता है। सो शॉर्ट में women's work for the household for non-economic activities, so they are not earning money, so they are not called as workers. But the persons who are earning money after giving services or work, so that persons are called as workers. तो वर्कर्स अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं और वो वर्कर्स जो खुद की एंटरप्राइज चालू कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। कैजुअल वेज लेबर्स कौन होते हैं? कैजुअल वेज लेबरर्स वो लेबरर्स होते हैं जिनके पास कैजुअली वर्क मिलता है। कैजुअली उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब मिलता है, उसके बाद उनके पास काम नहीं रहते। जैसे हम कहें मज़दूरों को जब हमें ज़रूरत है तो हम बोलते हैं आकर यहाँ का काम कर दो, उसके बाद जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम उनको हटा देते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज कैजुअल वर्कर्स। तो व्हेन अ वर्कर्स इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड पेड हिज और her wages on a regular basis, they are known as regular salaried employees. तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ वो पर्सन है जिनको पर मंथ रेगुलरली सैलरी मिलती है, क्योंकि वो फिक्स्ड है कि हम इतना काम करेंगे और हमें इतनी पर मंथ सैलरी मिलनी है। तो वो सब क्या कहलाते हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबरर्स ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? आर मोर इन रूरल एरिया देन इन अर्बन एरिया, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या कैजुअल वर्कर्स मजदूर होते हैं, तो वो ज़्यादा रूरल एरिया में होते हैं, अर्बन एरिया में कम रहते हैं। बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर वेज सैलरीड आर जॉब्स आर ग्रेटर्स। तो इन लोगों को ज़्यादा हमारे बढ़ते जा रहे हैं कंट्री में। रूरल एरिया में मेजॉरिटी जो है फार्मिंग में डिपेंड है। तो जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन फार्मिंग में डिपेंड है, दैट मीन्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरिया इज़ डिफरेंट, और अर्बन एरिया में काम दूसरा है। क्या है वहाँ पे? एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्रीज, तो हर पर्सन फैक्ट्रीज तो चालू नहीं कर सकता, चला नहीं सकता, और अर्बन एरिया में फैक्ट्रीज चलती हैं, तो दे रिक्वायर रेगुलर बेसिस। तो जिनके लिए लेबर्स चाहिए रेगुलर बेसिस में, तो अर्बन एरिया में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। सो वाइल एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑल दोज हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयड। तो हमारे यहाँ जब भी हमें वर्कर्स को देखना है, तो जितने भी लोग मनी अर्न कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? वर्कर्स। 2017 एंड 18 में इंडिया की 471 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स पॉपुलेशन थी। रूरल वर्कर्स में 2/3 पॉपुलेशन है 471 की। अबाउट 77% ऑफ वर्कर्स आर मैन एंड रेस्ट आर वुमेन। वुमेन वर्कर्स आर 1/4 ऑफ रूरल वर्कफोर्स। तो रूरल एरिया में 1/4 वुमेन होती है, जबकि अर्बन एरिया में आपकी 1/5 वर्कफोर्स है। तो अब
इसके बाद आपको एक टेबल आएगा, वो टेबल का एक्सप्लेनेशन आएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो बुक में दिया ही है आपको। तो टेबल जो है उसमें मेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे कि प्राइमरी सेक्टर में मेन क्या वर्कआउट हो रहा है, फिर हमारा सेकेंडरी में कौन से वर्कर्स हैं, टर्शरी में कौन से वर्कर्स हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और जो है एग्रीकल्चर, तो मेजॉरिटी वर्कर्स जो हैं प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड हैं। सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें 24% वर्कफोर्स हमारी लगी हुई है और सर्विस सेक्टर में हमारे 31% वर्कर्स लगे हैं। रूरल एरिया में हमारे 60% वर्कर्स हैं जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में लगे हुए हैं। 20% रूरल वर्कर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाने का काम कर रहे हैं और बाकी सर्विस सेक्टर में है 20% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया की। एग्रीकल्चर अब हमारा जो है अर्बन एरिया का मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अर्बन एरिया में मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर। अर्बन एरिया में अराउंड 60% हमारी वर्कर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में लगे हैं और 1/3 अर्बन एरिया की पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में लगी है। मैन और वुमेन दोनों जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। वुमेन वर्कर्स जो हैं बहुत हाई हैं, बट 57% वर्कफोर्स हमारी प्राइमरी सेक्टर में वुमेन है और जबकि 40% मेल है। उसके बावजूद भी मेल्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है और वुमेन्स को कम, क्योंकि उनका स्किल लो माना जाता है एज कम्पेयर टू मैन। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने वर्कर्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं वर्क में, जिसको कहा जाता है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो, जिसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इनटू 100, जिससे हमारा आ जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। पीपल रूरल एरिया में जो है हायर इनकम के लिए उनके पास चीज़ें कम है, तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में वर्कआउट करने की कोशिश करते भी हैं तो भी उनके पास जॉब नहीं होते। वहाँ पे ना ज़्यादा स्कूल्स हैं, ना ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ना ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। और अर्बन एरिया में वेराइटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके कारण वहाँ पे क्वालिफिकेशन स्किल्स की भी ज़रूरत रहती है। स्कूल्स कॉलेजेस भी हैं, इसलिए अर्बन एरिया में जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। फीमेल्स compared to males, more males are found to be working, तो वुमेन्स कम मिल रही हैं वर्क करती हुई और मेल ज़्यादा मिल रहे हैं। 16.5% ऑफ टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशो में नंबर ऑफ वुमेन 17.5% रूरल एरिया में है और अर्बन एरिया में ओनली 14.2% आर वर्किंग। तो ये क्यों है? क्योंकि कई फैमिलीज़ में कंपल कर दिया जाता है कि वुमेन्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। सो why are women in general and urban women in particular is not working? तो क्यों वुमेन्स को वर्क नहीं करने दिया जाता है? रीज़न है मेन्स आर एबल टू अर्न हाई, क्योंकि लोगों की सोच है कि मैन ज़्यादा कमा सकते हैं, वुमेन्स ज़्यादा नहीं कमा सकती हैं, तो इसीलिए वो वुमेन्स को डिस्करेज करते हैं काम करने के लिए कि मैन ही कमा सकते हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। नाउ ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारा ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज़ हो रही थी तो उससे हमारी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो हमारी कंट्री में फिर हमारा जो नेक्स्ट टेबल है उसमें हमें यही बताया है जीडीपी का कि जीडीपी हमारी पॉजिटिवली साइन कर रही थी। 1950 से 2010 तक हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही थी क्योंकि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही थी। तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो हमारी ग्रोथ भी होती है। बट कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमारा ये 1990 में इफ़ेक्ट हुआ था कि हमारी ग्रोथ कम हो गई थी एकदम, और हमारी ग्रोथ कम होने के कारण हमको प्लानिंग करनी पड़ी थी, जिसके कारण हमारी जीडीपी एकदम डिक्रीज़ हुई थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गए थे, हम लोग गुड्स नहीं खरीद रहे थे, हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉबलेस ग्रोथ की पॉइंट पे आ गए थे। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि पर्सन्स के पास वर्कर्स बहुत हैं मगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होने के कारण उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमारे वर्कर्स जो है
कम होते जा रहे थे। 74% पहले प्राइमरी सेक्टर में थे, उसके बाद 45% बचे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में बढ़े और फिर वो परसेंटेज सर्विस सेक्टर में बढ़ा। तो हमारा वर्कर्स का रेशो प्राइमरी से कम होकर टर्शरी में बढ़ रहा था। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? लास्ट 5 डिकेड्स देखिए, अगर 1972 से 2018 तक, तो हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्कर्स का रेशो जो है बढ़ रहा है, चेंज होता जा रहा है। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये प्रोसेस जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्क बढ़ता है, चेंज होता है, उसको कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। रीसेंट टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी ने ये प्रॉब्लम फेस करी है। प्रॉब्लम है कि ओनली और ड्यू टू कोविड-19 कैजुअल वर्कर्स जो हैं, राइट ऑफ लेबर्स आर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। तो कैजुअल लेबर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उनके पास जॉब, उनको पैंडेमिक टाइम पे निकाल दिया गया, उनके पास जॉब नहीं है। डिमांड फॉर गुड्स जिसके कारण मार्केट में क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, जॉब्स कम हो गई हैं, तो जिसके कारण वर्कर्स को भी जॉब से हटा दिया गया है। तो कैजुअल वर्कर्स आर लेफ्ट जॉबलेस। तो कैजुअल वर्कर्स बहुत सारे क्या हो गए हैं, जॉबलेस विदाउट एनी कंपनसेशन। ना उनको कोई सैलरी मिल रही है, ना कुछ, और उल्टा उनको जॉबलेस कर दिया गया है। तो ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, मिलियंस ऑफ कैजुअल वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, रेजिंग दिस क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। अब वो क्वेश्चन उठाते फिर हम लोग कैसे जिए, कहाँ से पैसे कमाएं। तो कैजुअल वर्कर्स जो है उनको जॉब से हटा दिया गया है, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो एडिशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर भी उनको ट्रबल दे रहा है, क्योंकि कोविड के कारण बीमारियां भी होती जा रही हैं। तो सच वर्कर्स been working under the formal sector would have given them some respite in their difficult time। तो जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको ये टाइम पे फैसिलिटीज़ मिल जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर्स वालों को ये सब काम नहीं मिलता। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्कफोर्स। तो दूसरा हमारा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड है, वर्कर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कौन होते हैं? वो सारे पब्लिक सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट, मतलब चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पे कम से कम 10 हायर्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। तो जहाँ पे कम से कम 10 हायर्ड वर्कर्स मिलकर काम करते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मतलब पीएफ मिलता है, उनको रेगुलर इनकम मिलती है, उनको लेबर्स लॉ का राइट मिलता है कि अगर उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करे तो उनके पास लेबर्स यूनियन पावर्स हैं, वो उनके अगेंस्ट केस फाइल करवा सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, वो बेटर सैलरी के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। तो जहाँ पे वर्कर्स के पास ये सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, राइट्स होती हैं, उन वर्कर्स को कहा जाता है फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्कर्स वो हैं जहाँ पे आपके मिलियन ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स या छोटी छोटी दुकान वाले खुद के वर्कर्स, खुद लोग आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो हु डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर्स, तो जिनको किसी ने हायर नहीं करा है, तो वो सारे लोग क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। तो आप जबकि ये 10 से 12-20 साल तक काम भी कर चुके हैं, तो भी उनको कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलती, कोई पेंशन नहीं मिलता। तो वो सारे वर्कर्स जिनको कोई रेगुलर सैलरी का सोर्स नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, तो उन सेक्टर्स को कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज़ आउटडेटेड। यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है इनफॉर्मल सेक्टर में, जबकि फॉर्मल सेक्टर में हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। होप सबको शॉर्ट समरी समझ में आ रही होगी। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। देन आपका बताया गया है 20% फॉर्मल सेक्टर एंड 30% इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं उसमें वुमेन्स वर्कआउट करती हैं। इंफॉर्मेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने दिया है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में मेजर चेंजेस आई हैं। 2012 में 30 मिलियन वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में थे, अबाउट 18 मिलियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय द पब्लिक सेक्टर एंड मेजॉरिटी वुमेन, 1/6 ऑफ द फॉर्मल सेक्टर की वुमेन वर्कआउट जो कर रही थी वो वुमेन्स थी। नाउ हमारा
सेकेंड लास्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप सब जानते ही हो, वो सिचुएशन जब लोगों के पास काम नहीं है, वो जॉब की तलाश में घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को एप्लीकेशंस दे रहे हैं, जॉब्स मांग रहे हैं, विलिंगनेस कर रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं किसी भी सैलरी पे, तो भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो पर्सन्स क्या कहलाते हैं? अनएम्प्लॉयड। तो 3 डेटा सोर्स देने वाले हैं, सेंसस ऑफ इंडिया, NSOR, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट, या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की एनुअल रिपोर्ट। ये सब बताती है कि जब भी लोग काम करना चाहें और उनको जॉब नहीं मिले तो वो किस कैटेगरी में काउंट होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। जिसमें हमारा पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप काम करना ज़बरदस्ती आप लोग वर्क में लगे हो, जबकि किसी को सैलरी उसका एक्स्ट्रा नहीं मिल रही। जैसे किसी फैमिली में 2 जन भी काम करेंगे तब भी उतनी सैलरी मिलेगी, और पूरी फैमिली भी काम कर रही है फार्मिंग में तब भी सैलरी उतनी ही मिल रही है। तो अननेसेसरी हम सोच रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं बट उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ऐसी जॉब्स को कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर्स, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे आपके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की फिक्स नहीं है। कुछ मंथ सीजन्स के आपके पास काम है, आफ्टर दैट यू आर हैविंग नो वर्क, तो उनको कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सी सिटीज़ और टाउन में आजकल क्या होता है कि लोग जॉब के लिए घूम रहे हैं। सम गो टू फैक्ट्री, सम गो टू ऑफिसेज टेकिंग देयर बायोडेटा और seeing the vacancies and giving the jobs interview। बट रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर themselves ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकालता, तो मैनी इन रूरल एरिया गो टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं तो वहाँ पे कि हमको जॉब मिल जाए, तो जैसे हमारे सागर डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो उस चीज़ को कहा जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो हमारी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 2 तरीके बनाए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि उन गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स में होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज चालू कर दी हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली वर्कर्स को अपॉइंट करती हैं और जॉब देती हैं, तो वो कहलाते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वो गुड्स बनाने के लिए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, तो जिसके थ्रू इनडायरेक्टली हमारी कंट्री में जॉब इंक्रीज हो जाएगी उसको। सो इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स हमें अपनी कंट्री में आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो हम प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स कोई भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहा है और आप जॉब्स उसको आउटपुट बनाने के लिए लोगों को जॉब दोगे, तो जिसको कहा जाता है इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी चालू करी हैं, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन असिस्टेंस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बहुत सारी इनकम एम्प्लॉयमेंट, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कम्युनिटी असेट्स, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स चालू करी हैं जिसके थ्रू लोगों को सिक्योरिटी मिलती है, जॉब मिलती है, जिसको कहा जाता है आपका इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन आप सेंड करिएगा। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो नाउ मैं कुछ केस बेस्ड स्टडीज़ आपको समझा रही हूँ, जो ज़्यादातर इस चैप्टर के जो हैं आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो टेबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सो नाउ केस बेस्ड ओपन एंड क्वेश्चंस आई एम एक्सप्लेनिंग। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, आपको टेबल दिया है वर्कर्स वुमेन पॉपुलेशन रेशो रूरल और अर्बन एरिया का। इस रेट को देखकर आपको कंपेयर करना है, एनालाइज करना है इस टेबल को। तो इस टेबल में आपको मेन वुमेन सेक्स हेडिंग में दिया है, टोटल परसेंटेज दिए हैं, रूरल के परसेंटेज दिए हैं, अर्बन के परसेंटेज दिए हैं। तो जब आप इसको बेटा एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले आप डेटा को जब एक्सप्लेन करोगे तो डेटा को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। जितना बेटर एक्सप्लेनेशन रहेगा आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे,
बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन एक आना ही आना है। सो फर्स्ट पॉइंट हम ये दे सकते हैं कि वुमेन जो है 16.5% टोटल वुमेन है हमारी कंट्री की जो वर्कफोर्स में लगी हैं, टोटल वर्कर्स में है, और 52.1% मैन का है। सेकेंड, नंबर ऑफ वुमेन्स रूरल एरिया में जो है वो 17.5% है और अर्बन एरिया में 14.2% है, क्योंकि रूरल एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है। सो रूरल वुमेन्स को कंपेल करा जाता है, उन लोगों को अपनी पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए जॉब करने जाना पड़ता है, बट दे आर नॉट गेटिंग हाई सैलरी। बट अर्बन एरिया में हस्बैंड्स की सैलरी ज़्यादा होती है, तो देयर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट अलाउइंग देम टू डू वर्क। तो ये हमारा रेशो आ जाएगा। टेबल एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से करेंगे। सेकंड, फिर आपको एक केस बेस्ड स्टडी दी है, उस केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें आंसर्स देने पड़ेंगे। सो इस केस बेस में आपको बताया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन जनवरी टू सितंबर 2020 क्या हुआ। इन सितंबर 2020 इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6% ओवर हो गया, बढ़ गया। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, मगर प्रीवियस मंथ से कुछ इम्प्रूवमेंट था। डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी लार्ज एज इंडिया कॉज ड्यू टू टोटल लॉकडाउन वॉज इमिनेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में 24% अप हो गई है। दिस वॉज पॉजिटिवली अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, जिसके कारण हमारी कंट्री में डिमांड कम हो जा रही है, वर्कर्स की डिमांड कम हो जा रही है, उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा है, जिससे हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रही डिमांड कम होने के कारण। तो लोगों की इनकम भी कम हो गई है, इन्फ्लेशन होता जा रहा है, प्राइस राइज होती जा रही है, फ्यूल फूड सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें, लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं, हमारी इकनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत सारे लोगों के पास जॉब ही नहीं बची है, और उनको सैलरी नहीं तो आधा ही कर दी गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई गई हैं। तो the most devastating impact of the virus of लॉकडाउन से हमारी कंट्री बहुत बैकवर्ड होती जा रही है, हेल्थ सेंटर अफेक्ट होता जा रहा है। तो जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और कैंपेन चलाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से उनने 312 बिलियन इंडियन रुपीस लोन के फॉर्म में दिए हैं, जिसमें वुमेन वर्कर्स फार्मर सीनियर सिटीजन सबकी हेल्प करी है। तो अब आपको क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम 312 बिलियन इंडियन रुपीज वो अक्रूड एंड प्रोवाइडेड टू दी अराउंड 331 मिलियन। अभी मैंने बताया कौन सी स्कीम है हमारी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट फ्यूल सबकी एक्सपेक्टेड राइज होती जा रही है, फॉल लेटर दिस ईयर। तो अब इसका मेन कारण क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज हो रही है प्राइजेस गुड्स और सर्विसेज की, फूड्स की, फ्यूल की, जिसके कारण एक्सपेक्टेशन है कि और महंगाई बढ़ती जा रही है। Some people look for jobs in newspapers, some look for a job through friends and relatives. In many cities, people standing in some selected area looking for people to employ them, and that a day's work. Some go to factories and offices to give their biodata and ask whether there is any vacancy or not. Some go to employment exchanges, which type of employment is described. तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी मैंने समझाया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा रहे हो, अपने नेम्स दे रहे हो, तो वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, ये है हमारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ओपनली आप जाकर किसी को भी अपना रिज्यूम वगैरह देकर, इंटरव्यू देकर अपनी जॉब्स के लिए सिलेक्ट होना चाहोगे, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। होप इट्स क्लियर। एनी डाउट। अभी जो हमने टेबल पढ़ा था उसी टेबल पे हम उनने एक क्वेश्चन और बना दिया, विच इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें जिससे हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएं, तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो। कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो।
कंपेयर टू फीमेल मोर मेल्स आर फाउंड इन वर्किंग। तो वुमेंस के कंपैरिजन में मेल्स ज़्यादा काम करते हैं। उनका पार्टिसिपेशन रेट अर्बन एरिया में वुमेंस का कम है, मेंस का ज़्यादा है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज ज़्यादा मैन ही है। On rural area, 100 rural women, about 18 participate in the employment market. Why are women in general and urban women are particularly not working? तो क्यों women work नहीं करती हैं? तो males are able to earn मेल्स जो है हाई सैलरी कमा सकते हैं, इसीलिए वुमेन्स को डिस्करेज करा जाता है जॉब करने के लिए। बहुत सी फैमिलीज में वुमेन्स को प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए साफ मना कर दिया जाता है, उनकी सोच के कारण, थिंकिंग के कारण, आइडेंटिटी की आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये डिफरेंशिएशन ज़्यादा होता जा रहा है। So in this way now you are able to give the case based answers or more. इसके बाद अब हमें एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में उनने आपको जीडीपी ब्लू कलर से शो करी है, एम्प्लॉयमेंट ब्लैक कलर से शो करी है। अब उनके अगर हम देखें तो इनमें फ्लक्चुएशन हुआ है, राइज लो, तो अब हमें इनके आंसर्स देने हैं। सो ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 2010 जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली। तो 1950 से 2010 में हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई। हायर देन एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जीडीपी बढ़ी। हाउ देयर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जबकि हमेशा जीडीपी की में फ्लक्चुएशन रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस टाइम पे हमारी ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है? नॉट मोर देन 2%। 2% से ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। देन in the Indian economy, without generating employment, we have been able to produce more goods and services. What do scholars refer to this phenomena? इंडियन इकोनॉमी में बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे आप ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये फिनोमिना को स्कॉलर्स क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। हम मॉडर्न मशीन्स ले आए, मॉडर्न मशीन्स ज़्यादा आउटपुट बना के दे रही है, तो हम लोगों ने लोगों को जॉब से हटा भी दिया, तो भी हमारा आउटपुट का प्रोडक्शन हो रही है। तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम लोगों को जॉब से हटा दें तो भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है, आउटपुट इंक्रीज हो रही है, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? जॉबलेस ग्रोथ। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क? तो जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से लोग हटकर कैजुअल वर्क पे चले जाते हैं, जो कोविड में हुआ, तो उसको क्या कहा जाता है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या कहा जाता है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्लियर? देन नेक्स्ट में आपको टेबल दिया है, मिसिंग टेबल। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो प्लीज़ बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत से सैम्पल पेपर्स में भी है, इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। अगर आपको वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन population, estimated number of workers divided by estimated population into 100 आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। अगर आपको एस्टिमेटेड पॉपुलेशन निकालनी है तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इंटू 100 करोगे तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आ जाएगा। फिर अगर आपको एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आ गया है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया है, दोनों को ऐड कर लोगे तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। क्लियर दिस फॉर्मूलास? होप एवरीथिंग इज क्लियर। Keep studying.